बड़ी खबर भोपाल से है, जहां पर सतपुड़ा भवन में लगी आग को लगभग काबू कर लिया गया है, लेकिन अब उन कारणों की जांच की जा रही है जिसकी वजह से ये भीषण आग लगी है। भोपाल के मंत्रालय के पास सतपुड़ा भवन में लगी ये आग जितनी भयानक है उससे ज्यादा भयानक इसे लेकर उठ रहे सवाल हैं। भोपाल की जिस इमारत में ये आग लगी है वो कोई आम इमारत नहीं है, बल्कि इस इमारत में सरकार के कई मंत्रालयों के दफ्तर हैं और इस आग में अब तक कई दस्तावेज जलने की खबर आ चुकी है। ऐसे में अब आग कैसे लगी इसकी जांच जरूरी हो गई है। सतपुड़ा भवन में आग लगने के मामले में मुख्यमंत्री ने एक कमेटी का गठन किया है। कमेटी में 4 लोगों को शामिल किया गया है। घोषित कमेटी आग के प्रारंभिक कारणों को जानने की कोशिश करेगी। प्रारंभिक कारणों का पता कर ये कमेटी अपनी रिपोर्ट मुख्यमंत्री चौहान को सौंपेगी। कमेटी में ACS राजेश राजौरा, PS नीरज मंडलोई, PS सुखबीर सिंह और ADG फायर इसमें शामिल हैं। फिलहाल आग पर काबू पाने के लिए पुरजोर कोशिश चल रही है और CMO के अधिकारी लगातार जिला प्रशासन के साथ पूरे ऑपरेशन की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। फायर ब्रिगेड को लाने के लिए भोपाल में ट्रैफिक रूट भी क्लियर किया गया है। भोपाल के सतपुड़ा भवन में लगी आग की लपटें सियासी गलियारों तक भी पहुंच गई है। कांग्रेस का आरोप है कि ये आग भ्रष्टाचार के सबूत मिटाने के लिए लगाई गई है। बीजेपी ने इन आरोपों पर अब पलटवार किया है, सुनवाते हैं। सतपुड़ा भवन की इस आग को काबू करने में फिलहाल कितना समय लगेगा कहना मुश्किल है, लेकिन इस आग की आंच पर सियासी रोटियां सेकनी शुरू हो गई हैं। सतपुड़ा की इस आग पर कांग्रेस और बीजेपी में तकरार शुरू हो गई है। कांग्रेस ने इस आग को भ्रष्टाचार के सबूत मिटाने वाली आग बताया है। सतपुड़ा भवन में फिर आग लगी, मतलब 50% कमीशन की सरकार ने अपने भ्रष्टाचार के एविडेंस को जला दिया। ये आग पहली बार नहीं लगी। ये आग इससे पहले 18 सितंबर 2018 को लगी थी, कई विभागों में लग चुकी है। ये बार बार आग सतपुड़ा भवन मध्य प्रदेश में ही क्यों लगती है? पूरे भ्रष्टाचार के सबूतों को मिटाने की जो कोशिश चुनाव से पहले करी जा रही है, क्योंकि इन्हें मालूम है कि सरकार बदलने वाली है, इनके भ्रष्टाचार की पोल खुलने वाली है। बीजेपी ने कांग्रेस के आरोपों पर तुरंत पलटवार किया है। अगर किसी शासकीय भवन में आग लगती है तब भी उनके दिलो दिमाग में राजनीति ही होती है। प्राकृतिक आपदाओं में भी कांग्रेस को राजनीति ही नजर आती है। अरब सागर में चक्रवाती तूफान बिपरजॉय जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है, खतरा बढ़ता जा रहा है। तूफान से सबसे ज्यादा खतरा गुजरात पर मंडरा रहा है, क्योंकि बिपरजॉय उत्तरी गुजरात के तटीय इलाकों से टकराएगा। चक्रवाती तूफान बिपरजॉय के टकराने में 72 घंटे का वक्त है, लेकिन तूफान से पहले के हालात बड़े खतरे का इशारा कर रहे हैं। चक्रवाती तूफान बिपरजॉय 9 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आगे बढ़ रहा है और ये जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है इसका रूप खतरनाक होता जा रहा है और समुद्री किनारों पर इसका असर भी दिख रहा है। गुजरात के कच्छ, जामनगर, मोरबी, गिर सोमनाथ, पोरबंदर, द्वारका और वलसाड में बिपरजॉय का असर दिखने की आशंका है। ये उत्तरी गुजरात के तटीय इलाके, सौराष्ट्र और कच्छ से टकराएगा। ये तूफान पाकिस्तान के कराची से भी टकराएगा। मतलब भारत और पाकिस्तान दोनों के लिए बिपरजॉय बड़ा संकट है। मौसम विभाग की माने तो 15 जून को बिपरजॉय भारत पाकिस्तान के समुद्री तट से टकराएगा। अभी बिपरजॉय तूफान गुजरात के पोरबंदर से 320 किलोमीटर दूर है और गुजरात के द्वारका से इसकी दूरी अभी 360 किलोमीटर है। गुजरात के कच्छ में बिपरजॉय चक्रवात का असर शुरू हो गया है। यहाँ समंदर में ऊंची ऊंची लहरें उठ रही हैं। समंदर में मछुआरों की नाव किनारे पर लगी हुई है। तो चक्रवाती तूफान बिपरजॉय का असर मुंबई में दिख रहा है। 48 घंटे तक मुंबई और महाराष्ट्र के तटीय इलाकों में तेज बारिश के आसार हैं। मुंबई के तटीय इलाकों में तेज हवाएं चल रही हैं। समुद्र में ऊंची लहरें उठ रही हैं। मुंबई में गेटवे ऑफ इंडिया पर्यटकों से गुलजार रहता है। वहां 5 से 6 फीट ऊंची लहरें तट से टकरा रही हैं। तूफान के डर से सैलानियों को समुद्र के किनारे जाने से रोक दिया गया है। किस तरह से यहाँ पर जो लहरें हैं वो उफान मारती हुई नजर आ रही हैं। पानी का स्तर लगातार ऊंचा दिखाई दे रहा है और यही कारण है कि यहाँ पर जो पुलिस का बल है वो तैनात कर दिया गया है। अमूमन लोग यहाँ पर अपने परिवार के साथ घूमने के लिए आते हैं, लेकिन फिलहाल सुरक्षा के दृष्टिकोण से लोगों से ये अपील की जा रही है कि आप समंदर के किनारे न जाएं। मुंबई के मशहूर बैंड स्टैंड में समंदर के हालात बिपरजॉय तूफान की गंभीरता बता रहे हैं। हालांकि लोगों को समंदर से दूर रहने के लिए कहा जा रहा है, फिर भी लोग जान जोखिम में डालकर समंदर के किनारे पहुंच रहे हैं। मुंबई के मरीन ड्राइव पर भी लोगों की भीड़ कम है। समंदर में हलचल बढ़ी तो एहतियातन लोगों को समंदर से दूर रहने को कहा गया। मुंबई में तूफान के कारण रविवार और सोमवार की सुबह भी बारिश हुई। अगले 48 घंटों तक मुंबई और महाराष्ट्र के तटीय इलाकों में बारिश होगी।
AIMIM के चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने बिना नाम लिए केंद्र सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने कहा, मौजूदा दौर में भारत की हालत 1930 के जर्मनी जैसी होती जा रही है। AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने मौजूदा दौर के भारत की तुलना हिटलर के शासनकाल से की है। उन्होंने कहा कि भारत के हालात 1930 के जर्मनी जैसे होते जा रहे हैं। जो 1930 में जर्मनी में हुआ वो 2023 में भारत में होता देख रहे हैं। हम लोग मैल्कम एक्स और मार्टिन लूथर किंग के उस जमाने की जद्दोजहद को नहीं देख रहे हैं, हम लोग 1930 के जर्मनी को देख रहे हैं। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि पिछले 9 साल से मॉब लिंचिंग, लव जिहाद, हिजाब और हलाल के नाम पर माहौल खराब किया जा रहा है। ओवैसी ने एक्सपर्ट्स के दावे का हवाला देते हुए कहा कि नरसंहार के मामले में भारत स्टेज 2 पर आ चुका है। ये एक माहौल जो मुल्क में बन रहा है, और मैं नहीं बल्कि जो जेनोसाइड का एक्सपर्ट है जिसका नाम आपने सुना होगा, ग्राहम स्टेंटन ने कहा कि जो रवांडा में हुआ, हम लोग उसने कहा, मैं नहीं चाहता कि हमारे मुल्क में होकर हम स्टेज 2 पे आ चुके हैं। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में लव जिहाद का मामला बेहद गंभीर हो गया है। 18 जून को होने वाले मुस्लिम महापंचायत को लेकर सीएम धामी ने कहा है कि कानून व्यवस्था बिगाड़ने वालों पर कार्रवाई होगी। 26 मई को उत्तरकाशी में नाबालिग को भगाने के आरोप में हुई गिरफ्तारी पर विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है। पहले दुकानों पर लगे पोस्टर 14 मुस्लिम व्यापारियों ने दुकानें खाली कर दी, जबकि 12 व्यापारियों ने तो परोला ही छोड़ दिया है। दुकान मालिक ने भी दबाव बनाया है कि भाई मुझे दुकान खाली कर दो मेरी 15 तारीख से पहले, तो इसलिए क्या कर दीजिए, जाना पड़ रहा है यहाँ से। ऐसी भी जानकारी आ रही है कि अब मामले को लेकर आगामी 18 जून को मुस्लिम महापंचायत होने जा रही है। हालांकि इसकी अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। मुस्लिम पंचायत को लेकर उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी का बयान भी सामने आया है। उन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि कानून व्यवस्था बिगाड़ने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी। जिनके कारण से यहाँ पर कानून व्यवस्था की स्थिति खराब हो रही है, उस पर हमने पुलिस को भी और प्रशासन को भी सभी को कहा है सख्ती से काम लें। इस पूरे मामले ने लव जिहाद का रूप लिया और पुरोला समेत जिले के छोटे बड़े कस्बों में विरोध प्रदर्शन भी जमकर हुआ है। ऐसे में ये मामला और तूर पकड़ता जा रहा है। मुजफ्फरनगर में लव जिहाद के खिलाफ फतवा लाने की हिंदूवादी नेताओं की कोशिश को बड़ा झटका लगा है। दरअसल दारुल उलूम ने लव जिहाद पर फतवा देने से इनकार कर दिया है। देश भर में हो रही लव जिहाद की घटनाओं को लेकर एक बार फिर से माहौल गर्म है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में क्रांति सेना और शिवसेना के पदाधिकारी कार्यकर्ता इस कोशिश में थे कि देवबंद स्थित इस्लामिक मदरसा दारुल उलूम लव जिहाद के खिलाफ फतवा जारी करे। यही नहीं, इनकी मांग थी कि मुस्लिम युवकों को हाथ में कलावा बांधने, अपनी पहचान छुपाने और हिंदू नाम बताने को लेकर भी फतवा जारी हो। लेकिन हिंदूवादी नेताओं की मांग को दारुल उलूम ने ठुकरा दिया और लव जिहाद पर बात करने से इनकार कर दिया। हिंदूवादी नेताओं का आरोप है कि दारुल उलूम पूरे देश में लव जिहाद को समर्थन दे रहा है और इसके लिए मुस्लिम युवकों को फंडिंग तक कर रहा है। यहाँ तक कि सहारनपुर पुलिस की मध्यस्थता भी इस पूरे मामले में किसी काम नहीं आई। ऐसा प्रतीत होता है कि जो लव जिहाद करने वाले लोग हैं, इनको कहीं ना कहीं दारुल उलूम देवबंद का कहीं ना कहीं संरक्षण प्राप्त है, और ऐसा भी हो सकता है कि लोग ये फंडिंग कर रहे हो। इससे पहले दोनों संगठनों के लोग 10 जून को देवबंद जाने वाले थे, लेकिन स्थानीय पुलिस ने सभी को हाउस अरेस्ट कर दिया था, जिस वजह से बात आगे नहीं बढ़ पाई। लव जिहाद और यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर सामने आया AIMPLB के अध्यक्ष का बयान फिलहाल चर्चा में है। इस बयान का कोई समर्थन कर रहा है तो कोई विरोध कर रहा है। AIMPLB के अध्यक्ष खालिद सैफुल्लाह रहमानी का नया बयान बहस का मुद्दा बन गया है। अपने ताजा बयान में खालिद सैफुल्लाह रहमानी ने लव जिहाद को प्रोपेगेंडा बताया है। उन्होंने कहा कि UCC की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन उनके इस बयान को लेकर मुस्लिम समुदाय बटा हुआ नजर आ रहा है। सूफी इस्लामिक बोर्ड के राष्ट्रीय प्रवक्ता कशिश वारसी ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि अफसोस होता है कि इस तरह के बयान देकर देश का माहौल खराब नहीं करना चाहिए। इस तरह के बयान देके अब माहौल को गर्म करना अच्छी बात नहीं है। और हमारा देश जो है वो संविधान से चलने वाला देश है, और संविधान के अंदर हर मजहब को अपने धार्मिक कार्य करने का हक है। AIMPLB के अध्यक्ष खालिद सैफुल्लाह रहमानी के इस बयान का मुस्लिम धर्मगुरु मुरादाबाद के मुफ्ती दानिश कादरी ने समर्थन किया है। यकीनी तौर पर बात सही है कि लव और जिहाद का कोई जो है वो नहीं है। इस पर हमें पढ़ने की जरूरत है और समझें कि जिहाद हकीकत में कुरान ने किस चीज को कहा है।
केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने सोमवार को नई दिल्ली में केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड में तैनात आईपीएस अधिकारियों के साथ बैठक की और इसमें सीमा पार से घुसपैठ और तस्करी को रोकने पर जोर देने को कहा। सीमा पार से लगातार हो रही घुसपैठ और ड्रग्स की तस्करी को रोकने के लिए गृह मंत्रालय ने तैयारी तेज कर दी है। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने सोमवार को नई दिल्ली में एक अहम बैठक की। बैठक में केंद्रीय सशस्त्र बल और राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड्स में तैनात आईपीएस अधिकारी मौजूद रहे। इस बैठक में सीमा पार से घुसपैठ, ड्रग्स की तस्करी, हथियारों की तस्करी को रोकने पर चर्चा हुई। खासकर इसे रोकने के लिए सीमा पर और सतर्कता बरतने की जरूरत पर बल दिया। निर्देश दिए गए कि हर सीएपीएफ को ड्रोन तकनीक और ड्रोन रोधी उपायों पर काम करने के लिए एक समर्पित टीम का गठन करना चाहिए। सीमा की सुरक्षा को जिले की कानून व्यवस्था और स्थानीय प्रशासन के साथ समन्वय से ही सुनिश्चित किया जा सकता है। साथ ही इस बैठक में सीमावर्ती इलाकों को विकसित करने और वहां रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम शुरू किया गया है। ऐसे शिविर दरअसल सभी बलों में कार्यरत भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारियों के लिए अपने अनुभव साझा करने का मंच बन रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए रोजगार मेला कार्यक्रम से जुड़ेंगे और 70,000 युवाओं को नौकरी के अपॉइंटमेंट लेटर बांटेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज देश के 70,000 युवाओं को नौकरी का तोहफा देंगे। नौकरी पाने वाले इन युवाओं को केंद्र और राज्य सरकार के अलग अलग सरकारी विभागों में नियुक्त किया जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी आज आयोजित होने वाले रोजगार मेले के दौरान युवाओं को खुद नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। देश भर में 43 केंद्रों पर आज रोजगार मेले का आयोजन किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सुबह करीब 10:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए रोजगार मेला कार्यक्रम से जुड़ेंगे और 70,000 युवाओं को नौकरी के अपॉइंटमेंट लेटर बांटेंगे। युवाओं को नियुक्ति पत्र बांटने के बाद प्रधानमंत्री मोदी उन्हें संबोधित भी करेंगे। केंद्र सरकार ने वरिष्ठ मंत्रियों को रोजगार मेले के अलग अलग केंद्रों पर शामिल होने के निर्देश दिए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले साल 10 लाख सरकारी नौकरियां देने के लिए रोजगार मेले की शुरुआत की थी और अक्टूबर 2022 में पहला रोजगार मेला लगाया गया था। मध्य प्रदेश में आरएसएस की तरफ से हर शुक्रवार को जुम्मे की नमाज के मौके पर तिरंगे के साथ एक्सरसाइज कराई जाएगी। 1 मिनट में देखिए पूरी खबर। मध्य प्रदेश में अभ्यास वर्ग के दौरान आरएसएस के मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के संरक्षक इंद्रेश कुमार ने कहा कि देशभक्ति का संदेश होने के लिए जुमे की नमाज पर तिरंगे के साथ एक्सरसाइज होगी। हर शुक्रवार को नमाज के साथ मुस्लिम मंच की इकाई 1 घंटा मैदान में तिरंगा लहराकर एक्सरसाइज करेगी। इसका समापन राष्ट्रगान के साथ होगा। हर शुक्रवार को मुस्लिम राष्ट्रीय मंच की इकाइयाँ 5 में इकट्ठे हों, 50 में इकट्ठे हों, महिला पुरुष इकट्ठे हों, बच्चे हों, बुजुर्ग हों, वह 1 घंटा मैदान पर आएंगे, तिरंगा लहराकर अपनी एक्सरसाइज करेंगे। आरएसएस मुस्लिम राष्ट्र मंच के तिरंगा फहराकर नमाज पढ़ने के फैसले पर पूर्व राज्यपाल अजीज कुरैशी भड़क गए और उन्होंने अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल किया। अजीज कुरैशी ने कहा कि इस्लाम सिर्फ खुदा के आगे झुकना सिखाता है। इस्लाम सिर्फ झुकता है खुदा के आगे, और ये इस्लाम का मजहबी फेथ है कि अपने मुल्क की सुरक्षा के लिए तो अपना सर कटा दे।